जो किया वो क्या प्रतिभा दी है, साधन नहीं दिए, चीटिंग नहीं तो और क्या है, आशीर्वाद है। ये अमीर लोग अपने लिए खूब चिकना सड़क बनाए, हमारी राह में सा बड़ा बड़ा गड्ढा खोदती है, लेकिन यही वो सबसे बड़ी गलती करती है, हमको साला छलांग लगाना सिखाती है। जब समय आएगा सबसे बड़ा और सबसे लंबा छलांग हम ही मारेंगे। अरे आज राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। चलिए इसी मोटिवेशनल वीडियो के साथ हम लोग आज अपना लेक्चर गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, जो कि कक्षा 10 का भौतिक विज्ञान का दूसरा लेक्चर होगा, जिसमें हम पढ़ेंगे गोली दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इससे पहले हम आपको बता दें कि अपने साथ रफ व कलम लेके बैठें, जो भी पढ़ाया जाता है उसका नोट्स ज़रूर बनाएं और एयरफोन का यूज करें जिससे डिस्टरबेंस आपका कम हो। और वीडियो यदि अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और इसी तरीके से तैयारी जारी रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। आप समतल दर्पण, जो कि समतल दर्पण आपने देखा इस तरीके से घरों में लगा होता है समतल दर्पण, इसमें आप अपना चेहरा देखते हैं। समतल दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनने के बारे में अध्ययन कर चुके हैं आप उनके द्वारा बनाए गए प्रतिबिंबों की प्रकृति, जो प्रकृति होती है, स्थिति तथा आपेक्षिक साइज के बारे में भी जानते हैं। गोली दर्पणों द्वारा बने प्रतिबिंब कैसे होते हैं? जो गोली दर्पण होते हैं, देखिए गोली दर्पण हमने कल ही बताया था, अभी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अपना अवतल और दूसरा होता है उत्तल। इस तरीके से अगर एक गोला है आपके पास, यदि गोले को काट दिया जाए तो दो दर्पण निकलेंगे और उसको इस तरीके से पॉलिश कर दिया जाए, एक को बाहर से और एक को अंदर से, तो जब प्रकाश का भाग यहाँ से परिवर्तित होगा तो ये अवतल दबे हुए भाग से और उठे हुए भाग से होगा तो उत्तल। ये रहा अवतल दर्पण और ये रहा उत्तल दर्पण। तो आप समझे होंगे क्या अवतल है और क्या उत्तल है। तो देखिएगा दर्पणों द्वारा कैसे बने। अवतल दर्पण द्वारा बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंबों की स्थिति, जो विभिन्न प्रतिबिंब बनेंगे उसकी स्थिति का निर्धारण हम किस प्रकार कर सकते हैं, आप सोचिएगा इस पे। ये प्रतिबिंब वास्तविक हैं, वास्तविक मतलब सही तरीके से है, अथवा आभासी मतलब हम इसको आभास कर सकते हैं। क्या वे आवर्धित हैं मतलब बड़े या छोटे हैं या समान साइज के, बड़े हैं छोटे हैं, आवर्धित मतलब बड़े छोटे या समान साइज के हैं। हम एक क्रियाकलाप द्वारा इसका अन्वेषण मतलब इसको जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं वो क्या है हमारा क्रियाकलाप 10.3। अभी 10.2 हमने करके देखा था, तो जो पहले लेक्चर में था ये दूसरा लेक्चर है। तो आप देखेंगे इसमें कि आप अवतल दर्पण, यहाँ पर कह रहा है आपसे अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करने की विधि पहले सीख चुके हैं। जो अवतल दर्पण की फोकस दूरी F = 2R करके था, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना सीख चुके हैं। क्रियाकलाप 10.2 में आपने देखा कि आपको कागज पर मिला प्रकाश, जो कागज पर हमने प्रकाश को एकत्रित किया दर्पण लगा के, मिला प्रकाश तीक्ष्ण चमकदार बिंदु वास्तव में सूर्य का प्रतिबिंब है, जो हमने उसमें देखा था 10.2 में क्रियाकलाप में, जब सब प्रकाश की किरण एक ही जगह पर एकत्रित हो रही थी। जैसा कि आपको दिखा दें अभी फिर से, ये देखिए हमारा है, ये रहा हमारा, इसमें देखिए
एक ही जगह पर ये प्रकाश की आने वाली जो किरण है, ये किरण जो है एक ही जगह पर आके देखिए इस दर्पण से टकराने के पश्चात एक ही जगह पर यहाँ जो सूर्य होगा कोई अनंत पर, इससे जो प्रकाश की किरणें आ रही हैं और एक ही जगह पर मिल रही हैं, तो ये सूर्य का तीक्ष्ण प्रतिबिंब बना रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। उसी प्रकार देखिए ये उत्तल दर्पण में वही चीज़ यहाँ पर भी हो रही है। देखिए यहाँ से अनंत से सूर्य का प्रकाश आ रहा है और ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो इसका जो तीक्ष्ण प्रतिबिंब बन रहा है, देख रहे हैं यहाँ पर बन रहा है, ये रहा आपका प्रतिबिंब, देख रहे हैं ना। तो इस तरीके से तो ये हमने क्रियाकलाप कल ही देखा था। आइए अपने टॉपिक पर चलते हैं। जो हमारा टॉपिक है इसको आपने देख लिया, अवतल दर्पण व उत्तल दर्पण पर बना। तो यहाँ पर हमारा क्रियाकलाप चल रहा है। एक अवतल दर्पण लीजिए, तो यहाँ पर सूर्य प्रतिबिंब बना, अत्यंत छोटा वास्तविक तथा उल्टा, अत्यंत छोटा वास्तविक तथा उल्टा। दर्पण से इस प्रतिबिंब की दूरी माप कर अपने अवतल दर्पण की लगभग फोकस दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो दर्पण से यदि स्केल लेके हम नापे तो उस तरीके से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। एक अवतल दर्पण लीजिए, अवतल दर्पण जिसका जैसे चम्मच ही हो गया, चम्मच का जो दबा हुआ भाग होगा वो अवतल दर्पण, जैसा बताया गया था। जो दबा हुआ भाग है वो अवतल दर्पण, जो उभरा हुआ भाग है जिससे प्रकाश का रिफ्लेक्ट होता है वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। तो एक अवतल दर्पण लीजिए, उस पर वर्णित विधि से इसकी सन्निकट फोकस दूरी, जो सन्निकट फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। फोकस दूरी का मान नोट कीजिए। जो नोट करना है आपको, ये क्रियाकलाप करना है, घर पे बैठ के कर भी सकते हैं। यहाँ से तो हम करके दिखा नहीं सकते हैं क्योंकि औजार है नहीं, ये क्रियाकलाप स्कूल पे कराया जाता है। तो फोकस दूरी का मान नोट कीजिए। आप किस दूरस्थ वस्तु का प्रतिबिंब एक कागज़ की शीट पर प्राप्त कीजिए, कागज़ का शीट लीजिए उस पर प्राप्त कीजिए, करके भी फोकस दूरी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, आगे देखिएगा। मेज पर चाक को एक लाइन बनाइए। मेज पर चाक से, एक मेज आप लीजिए, उस पर चाक से लाइन बनाइए, लाइन बनाइए। अवतल दर्पण को एक स्टैंड पर रखिए। एक अवतल दर्पण लीजिए, उसको एक स्टैंड पर रख दीजिए, रखिए। स्टैंड को लाइन पर इस प्रकार रखिए, जो ये लाइन बनाए हैं स्टैंड को लाइन पर इस प्रकार रखिए। जो ये आपका स्टैंड होगा इसको लाइन पर इस प्रकार रखना है। ये स्टैंड लाइन पर इस प्रकार रखिए। दर्पण का ध्रुव इस लाइन पर स्थित हो। जो दर्पण का ध्रुव पोल होता है, ये ध्रुव आपने देखा था, ध्रुव किसे कहते हैं बताया भी गया था कल, ठीक है ना। तो दर्पण जो मुख्य अक्ष का बिंदु होता है, दर्पण के बीच का भाग, वही मुख्य ध्रुव कहलाता है, पोल कहलाता है। चलिए देखिए, तो आगे देखते हैं। ध्रुव इस लाइन पर स्थित हो। चाक से पहली लाइन के समांतर, चाक से जो पहली लाइन के समांतर और इसके आगे दो लाइन इस प्रकार खींचिए, उसके समांतर, समांतर रेखा ये गई। देखिए जैसे ये एक रेखा है हमारे पास, तो इसी के समांतर ये सीधी खींचाए, इसी के समांतर ये, इसी के मतलब जब जो रेखाएं एक दूसरे को कहीं पर प्रतिच्छेद ना करे, कितनी भी लंबी इसको बढ़ाया जाए और एक दूसरे को कहीं पर प्रतिच्छेद ना करे, तो वो कौन सी रेखा कहलाती हैं, समांतर रेखा कहलाती है। तो समांतर खींचिए कि लाइन अब क्रमशः बिंदुओं पी, एफ तथा सी की स्थितियों के तदनुरूपी हो। याद रखिए, छोटे द्वारक के गोली दर्पण के लिए मुख्य फोकस एफ, ध्रुव पी तथा वक्रता केंद्र सी को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु स्थित होगा। तो तदनुसार याद रखिए, छोटे द्वारक गोली दर्पण जो होगा के मुख्य फोकस एफ, जो मुख्य फोकस एफ होगा, ध्रुव पी तथा वक्रता केंद्र सी को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु में स्थित होगा। ठीक है ना, आगे देखते हैं। एक चमकीला बिंब जैसे एक जलती हुई मोमबत्ती सी से बहुत दूर की स्थिति पर रखिए। एक चमकीला बिंब जैसे एक जलती हुई मोमबत्ती सी से बहुत दूर पर रखिए। एक कागज़ का पर्दा रखिए तथा इसे दर्पण के सामने आगे पीछे तक खसकाइए जब तक कि आपको इस मोमबत्ती के लौ तीक्ष्ण तथा चमकीला प्रतिबिंब प्राप्त न हो जाए। प्रतिबिंब को ध्यान पूर्वक देखिए। इसकी स्थिति, इसकी प्रकृति, स्थिति तथा बिंब के साइज के सापेक्ष इसका आपेक्षिक साइज नोट कीजिए। ठीक है ना। तो इस क्रियाकलाप में मोमबत्ती के निम्नलिखित स्थिति को दोहराइए। सी पर, सी से थोड़ी दूर, सी जो है वक्रता केंद्र से थोड़ी दूर, एफ सी के बीच,
एफ सी तथा एफ तथा ई एफ पर तथा पी और एफ के बीच, ठीक है ना। ये देखिए आपके सामने दिया है। इनमें से एक स्थिति में आप पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त नहीं कर सकते। एक स्थिति ऐसी होगी जिस पे आप पर्दे पर प्रतिबिंब मतलब होता है छाया, ठीक है ना, उसी के इमेज बनाना नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इस अवस्था में बिंब की स्थिति को अभिनिर्धारित कीजिए, तब इसके आभासी प्रतिबिंब को सीधे दर्पण में देखिए। जो आभासी प्रतिबिंब है उसको सीधे दर्पण में देखने का प्रयास करिए। चलिए अपने प्रेक्षण को नोट कीजिए और सारणीबद्ध कीजिए। तो देखिए अभी हम आपको एक इमेज के द्वारा दिखाते हैं ये किस तरीके से होता है, अभी आप देखिएगा उसको। उपरोक्त क्रियाकलाप में आप देखेंगे कि अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा साइज बिंदु पी, एफ तथा सी के सापेक्ष बिंब की स्थिति। उपरोक्त क्रियाकलाप में अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा साइज बिंदु पी, एफ तथा सी के सापेक्ष बिंब की स्थिति पर निर्भर करती है। जो बिंब होता है, बिंब मतलब वस्तु, उसकी स्थिति पर निर्भर करता है। तो बिंब की कुछ स्थितियाँ के लिए बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक है, कुछ स्थिति के लिए वास्तविक है। बिंब की कुछ दूसरी स्थितियों के लिए आभासी है, आभासी होता है। बिंब की स्थितियों के अनुसार ही प्रतिबिंब आवर्धित, जो स्थिति के अनुसार आवर्धित, छोटा या समान साइज का होता है। इन प्रेक्षणों का संक्षिप्त विवरण आपके नीचे 10.1 में दिया गया है। सारणी जो 10.1 है उसमें दिया गया है। देखिए सारणी 10.1 क्या है, ये आपके सामने है। आप देखिए ये सारणी, इसको ध्यान से इसको नोट करिए, इसको आपको याद भी करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको याद होना चाहिए। ये जो सारणी है आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए इसके पहले हम आपको एक इमेज के तरीके से बता देते हैं किरण आरेख के द्वारा, और किस तरीके से ये देखिए। जब अनंत पे रहेगा, ध्यान रहे, तो फोकस पर प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ रहेगी, फोकस पर। प्रतिबिंब का साइज क्या रहेगा, अत्यधिक छोटा, मतलब छोटा बिंब के साइज का, और वास्तविक एवं उल्टा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। जब वक्रता केंद्र पर वस्तु की स्थिति, जब वक्रता केंद्र पे होगी, देखो इसको याद करिए, जैसे पूछा जाएगा जब वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ रहेगी, फोकस दूरी तथा एफ के बीच क्या होगा, छोटा, वास्तविक तथा उल्टा, ठीक है ना। उसी प्रकार से सी पर होगा तो सी पर बनेगा साइज के समान, वास्तविक तथा उल्टा। सी एफ पर रहेगा तो देखिए सी से परे बनेगा, सी एफ के बीच रहेगा तो सी से परे बनेगा और आवर्धित बड़ा बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। एफ पर रहेगा, अनंत पर बनेगा, अत्यधिक आवर्धित और वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। एफ तथा पी के बीच रहेगा, दर्पण के पीछे विवर्धित बड़ा और आभासी तथा सीधा बनेगा। आभासी, वास्तविक सही तरीके से, आभासी मतलब आभास किया जा सकता है, ये आपको खुद ब खुद पता है। तो देखिए एक चीज़ है जैसे इनफाइनाइट और सी और एफ, इस तरीके से यदि है, देखिए स्थिति हम बता दे रहे हैं, तो इसको ठीक उल्टा लिखिए, एफ सी और इनफाइनाइट। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। अगर वस्तु अनंत पे है तो प्रतिबिंब, ये वस्तु की स्थिति हम मान लेते हैं, वस्तु की स्थिति इसको मान लेते हैं, ये जो है, और इसको हम प्रतिबिंब की स्थिति मान लेते हैं। यदि वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब फोकस पर, यदि देखिए वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनेगा। यदि वस्तु फोकस पे है तो देखिए, यदि फोकस पे है तो प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा। ये हो गया। अब देखिए इसको हम बीच में मान लेते हैं और इधर जाएगा तो बड़ा, इधर देखिए, जब आपने देखा होगा कि जो बनता है, एक मैथ में पढ़ा होगा जिसमें कार्तिक तल होता है, अगर हम इधर जाएं तो दाहिनी तरफ प्लस होता है और इधर माइनस होता है, और ऊपर जो होता है प्लस होता है, नीचे हमारा क्या होता है, माइनस होता है। तो इस तरीके से हमारा होता है। तो देखिए तो हम देखेंगे इसमें, यदि सी पर रहेगा, देखिए अनंत पर है तो फोकस पे अत्यधिक छोटा, यदि अनंत पे है तो इधर माइनस है, ऋण होता है, हमने बताया इधर ऋण होता है, तो अत्यधिक छोटा और वास्तविक तथा उल्टा बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। और यदि सी पर है तो छोटा, मतलब सी पर है तो छोटा बनेगा, और देखिए अब इधर जाएगा तो बड़ा बनेगा। और एफ सी के बीच में है तो देखिए दर्पण एफ और सी के बीच में, देखिए सी और एफ या एफ सी के बीच में है तो देखिए सी से परे, सी से इधर बनेगा,
ना कि इधर बनेगा, सी से परे बनेगा। इन दोनों के बीच में है तो इन दोनों के बीच में बनेगा, अनंत और सी के बीच में बनेगा। और जब अनंत और सी के बीच में है तो फोकस और सी के बीच में बनेगा। ठीक है, ये देखिए आपके पास सब मैटर हो गया। तो इसको आप समझते रहिए, आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ऐसे बनाइए, इनफाइनाइट एक बार बना लीजिए, एक बार सी लिख लीजिए और एक बार एफ लिख लीजिए। अब इसी का उल्टा कर दीजिए, यहाँ पर एफ लिख लीजिए, यहाँ पर सी लिख लीजिए, यहाँ पर इनफाइनाइट कर दीजिए। अब ये हो गया तुम्हारा साइज। ये वस्तु की साइज तो ये प्रतिबिंब की साइज। अगर इसको प्रतिबिंब की साइज मानो तो इसको वस्तु की साइज मानो। ये प्रतिबिंब की साइज तो ये वस्तु की साइज, अगर ये वस्तु की साइज तो ये प्रतिबिंब की साइज, कुछ भी मानो। और इन दोनों के बीच में जब बनेगा, इन दोनों के बीच में वस्तु रहेगी तो प्रतिबिंब इन दोनों के बीच में बनेगा। इस चीज़ को ध्यान से रखिए, यहीं से क्वेश्चन पूछता है, पक्का पूछता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है ना। आइए इसको हम एक फिगर के माध्यम से, इमेज के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना, देखिएगा इसको हम एक इमेज के माध्यम से समझेंगे। इमेज हमारे पास देखिए ये रहा। इसको ध्यान से देखिएगा, इमेज को देखिएगा कैसे बन रहा। अनंत से वक्रता केंद्र पर जा रहा इमेज, देखिएगा। देखिए वक्रता केंद्र पर बना, अभी देखिए फोकस दूरी पर जाएगा, देखिए बड़ा बन रहा ना, देखिए फोकस दूरी पर गया, देखिए वहाँ से आ रहा, देखिए उल्टा हो रहा। अभी फोकस पे आएगा तो देखिए अनंत पे जा रहा, दिखाई नहीं दे रहा हमको। वक्रता केंद्र पर देखिए, वक्रता केंद्र पर बन रहा, देख रहे हैं ना। जैसे जैसे इमेज की देखिए स्थिति आप ध्यान से देखते रहिए, नोट करते रहिए कहाँ पर बन रहा। अनंत पे जा रहा, देखिए ध्यान से, देखिए वक्रता केंद्र के बीच में जा रहा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में प्रतिबिंब जा रहा, तो सी और एफ के बीच में बनेगा। आप देखते रहिए, देख रहे हैं आपका, देखिए अभी वहाँ अनंत पे है तो सी और एफ के बीच में देखिए, ये देखिए, देखते रहिए प्रतिबिंब कैसे बन रहा। ये अवतल दर्पण से बन रहा, दिखाई दे रहा। इस तरीके से हमारी प्रतिबिंब जो है, हमारा प्रतिबिंब बनता है। चलिए फिर से हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। आपने देखा किस तरीके से प्रतिबिंब बनता है। अब इसको आइए हम इस पे भी देख लेते हैं। किरण आरेख का उपयोग करके, जो कि अभी किरण आरेख को आपने देखा किस तरीके से आप बना, उसका उपयोग अब यहाँ पर हम देखेंगे। किरण आरेख का उपयोग करके गोलीय दर्पणों द्वारा बने प्रतिबिंब का निरूपण करना। अब किरण आरेख का यहाँ पर, अब इसको आप देखिएगा ध्यान से। गोली दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब के बनने का अध्ययन हम किरण आरेख खींचकर भी कर सकते हैं, किरण आरेख खींचकर कर सकते हैं। गोली दर्पण के सामने रखे एक सीमित साइज के वास्तविक बिंब का विचार कीजिए, जो कि अभी मोमबत्ती लेके हमने किया है उस पे, फिर चित्र पे विचार कीजिए कि इस बिंब का प्रत्येक छोटा भाग एक बिंदु की भांति कार्य करता है। एक बिंदु की, जैसे बिंदु देखा आपने, बिंदु की भांति करता है। इन बिंदुओं में से प्रत्येक में अनंत किरणें उत्पन्न होती हैं। बिंब के प्रतिबिंब का स्थान निर्धारण करने के लिए किरण आरेख बनाते समय किसी बिंदु से निकलने वाली किरणों की विशाल संख्या में से सुविधानुसार कुछ को चुना जा सकता है। तथापि किरण आरेख की स्पष्टता के लिए दो किरणों पर विचार करना अधिक सुविधाजनक है। ये किरण ऐसी हो कि दर्पण के परावर्तन के पश्चात उनकी दिशाओं को जानना आसान हो जाएगा। दर्पण के परावर्तन के पश्चात उनकी जो दिशा होगी उनको जानना आसान हो जाएगा। आइए देखते हैं प्रतिबिंब को जैसा देखा ठीक वही चीज़ इसमें लिखा है। आपने देखा वो जो हमने दिखाया, इमेज दिखाया, उसी इमेज की चीज़ यहाँ पर लिखी गई है, आपको हम दिखा रहे हैं। कम से कम दो परावर्तित किरणें के प्रतिच्छेदन से किसी बिंब के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात की जा सकती है। प्रतिबिंब के स्थान निर्धारण के लिए निम्न में से किन्हीं भी दो किरणों पर विचार कीजिए। दो किरणों पर विचार करना है। नंबर 1 आप देखिए यहाँ पर, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, जो दर्पण का मुख्य अक्ष है, आप देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, आपको हम दिखा दें। दर्पण का जो ये मुख्य अक्ष है, ये दर्पण का मुख्य अक्ष है। समांतर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात इसके समांतर जो ये किरण जा रही है, परावर्तन यहाँ टकराई, टकराने के परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरेगी। देखिए मुख्य फोकस से मतलब मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं उसी को मुख्य फोकस कहते हैं। ये आपकी परिभाषा होती है। तो परिभाषा मुख्य फोकस की आप जान गए क्या होती है। तो देखिए, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरेगी अथवा उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से अपसरित होगी। अपसरित होती प्रतीत होती है। यहाँ से देखिए, अपसरित मतलब फैलती हुई प्रतीत होती है।
यह चित्र 10.3 एवं ए एवं बी में दर्शाया गया है। देखिए 10.3 ए और बी ये दो हैं, इस पे हमको दर्शाया गया, ठीक है ना। आइए देखने का प्रयास करते हैं, इसको समझने का क्या दर्शाया गया है इसमें। किरण जैसा कि आपको समझाया समांतर, देखिए ये भी ये मुख्य अक्ष हमारा इसी के समांतर देखिए किरण ये आई है, ये देखिए ये किरण जा रही है इसी के समांतर, ये वाली किरण, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे मुख्य अक्ष से अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण अथवा उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस की ओर, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस, अवतल दर्पण ये रहा हमारा, के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण तथा उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस, उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण अथवा उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस की ओर निर्देशित किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी। मुख्य अक्ष के समांतर, जो हमारा ये मुख्य अक्ष है इसके समांतर निकलेगी। ये हमारा मुख्य अक्ष है, इसके समांतर निकलेगी, मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी। इसे चित्र 10.4 तथा 10.4 के ए तथा 10.4 के बी में दर्शाया गया। अभी देखेंगे नीचे। अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण अथवा उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर निर्देशित किरण परावर्तन के पश्चात उसी पथ के अनुदिश वापस परावर्तित हो जाती हैं। इसे चित्र 10.5 तथा 10.5 ए 10.5 बी में दर्शाया गया है। प्रकाश की किरणें उसी पथ से इसलिए वापस आती हैं क्योंकि आपतित किरणें दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का अभिलंब के अनुदिश पड़ती हैं। आइए देखते हैं। पहले वाले में कहा, देखिए इसी यहाँ से आते हुए जो बाहर से किरण आ रही हैं, देखिए परावर्तित होने के पश्चात उसी की देखिए समान मुख्य अक्ष के समांतर ही देखिए जा रही हैं। देख रहे हैं ना आप, यहाँ पे आया परावर्तित होने के पश्चात ये किरण जो आ रही है बाहर से, ये परावर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। ये 10.4 में दिखाया गया, देखिए ए और बी जो कि हमने ऊपर पढ़ा है, ठीक है ना। आपको समझ में शायद आ गया होगा। फिर से आप वीडियो को पीछे करके आप इसको देख सकते हैं और इसको आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है ना। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप समझिए और इसका नोट्स ज़रूर बनाइए क्योंकि आपको यहीं से सवाल पूछने वाला है, ठीक है ना। लेकिन जो सारणी बनाया है उसको आप ध्यान में रखिएगा, वहीं से आपका सवाल ज़्यादा आता है। इन सबको जानते रहिए कि कहीं से भी सवाल आए तो आप ज़रूर इसको कर जाएं, ठीक है ना। आगे चलिए देखते हैं। 10.5 देख लीजिए। अब इसमें 10.5 में देखिए किरण आया, तो 10.5 के चित्र में आपको यहाँ पर कुछ बताया गया है कि दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर निर्देशित, देखिए दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर निर्देशित, देखिए वक्रता केंद्र की ओर यहाँ पर निर्देशित कर रहा है, देख रहे हैं ना। दर्पण की वक्रता केंद्र की ओर निर्देशित, दर्पण के वक्रता के निर्देशित किरणें परावर्तन के पश्चात उसी पथ के अनुदिश वापस परावर्तित होती हैं। इसे चित्र जैसे देखिए उसी पथ के अनुदिश, देखिए यहाँ से आ रही हैं और उसी पे रिटर्न हो रही हैं। देखिए यहाँ से ये आता हुआ प्रतीत हो रहा है और ये यहीं से ये जाता हुआ प्रतीत हो रहा है। आप देख पा रहे हैं जिस वक्रता केंद्र से आ रही है तो उसी पथ पे वापस होती हुई प्रतीत होती है। देखिए अगर जो वक्रता केंद्र के अनुदिश आ रही है किरण वह उसी पथ पर जाते हुए प्रतीत होगी, और जो देखिए अनंत से आ रही किरण होती है, देखिए फोकस पे आती हुई प्रतीत होती है। अगर फोकस पे आती हुई किरण प्रतीत हो रही है तो वो देखिए उसी मुख्य अक्ष के समांतर जो है चली जाती है। और यहाँ पर जो आपकी किरण देखिए, ये देखिए अगर मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। ठीक इसी का अपोजिट जिसे कहा जाता है विलोम। तो आप देखिए जब यहाँ से किरण आई तो ये मुख्य फोकस अफोकस से जाएगी तो समांतर जाएगी, देख रहे हैं ना, देख रहे होंगे आप। देखिए सीधा समांतर आई तो फोकस से होकर, जब फोकस से होकर आएगी तो इसके समांतर, ठीक इसी का उल्टा है यहाँ पर। और वही चीज़ यहाँ पर समझाया गया है। यदि किरण देखिए अनंत से आ रही है, देखिए फोकस से होती हुई जा रही हैं तो वो समान मुख्य अक्ष के समांतर होकर गुजरेंगी। और यहाँ पर देखिए अगर वक्रता केंद्र से इंगित करती हुई आ रही हैं तो उसी पथ पर वापस हो जाएंगी, टकराने के पश्चात जिस पथ से आ रही हैं उसी पथ से वापस हो जाएगी। आप इसको टार्च से और लेंस पे एक बार करके आप ध्यान से देख सकते हैं किस तरीके से किरण का वापसी होता है, ठीक है ना। क्रियाकलाप आप खुद करके देख सकते हैं क्योंकि विज्ञान में क्रियाकलाप ज़्यादातर होता है। आइए देखते हैं, आगे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए अब
उत्तल दर्पण चित्र 10.6 अथवा उत्तल दर्पण 10.6 बी के बिंदु P दर्पण का ध्रुव की ओर, दर्पण के ध्रुव की ओर, अभी देखिए वक्रता केंद्र हो गया मुख्य फोकस है। अब दर्पण के ध्रुव की ओर मुख्य अक्ष के तिर्यक दिशा में आपतित किरण तिर्यक दिशा में ही परिवर्तित होती है। आपतित तथा परावर्तित किरणें आपतन बिंदु P पर मुख्य अक्ष के समान कोण बनाते हुए परावर्तन के नियमों का पालन करती हैं। किसका? परावर्तन के नियमों का पालन करती हैं। तो परावर्तन के नियमों का पालन कौन करती हैं? जो एक ही बिंदु पर ध्रुव होती हैं। देखिए अब यही चीज़ देखिए यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत बड़े परावर्तन। अब देखिए जब किरणें ध्रुव पर आती हुई प्रतीत होती हैं, जब किरणें पोल ध्रुव पर आती हुई प्रतीत होती हैं तो देखिए उसी के अंदिश देखिए जैसे आई उसी तरीके से रिफ्लेक्ट हो रही हैं, परावर्तित हो रही हैं। तो परावर्तक आपने देखा यहाँ पर, ये मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष है, ये वक्रता केंद्र है, ये फोकस दूरी है, ठीक है ना। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की, ध्रुव और अनंत व ध्रुव के बीच की जो होता है, ये देखिए अनंत से ध्रुव पर आया, ध्रुव से फिर देखिए ध्रुव पर हो रहा है एक ही जगह पर, चाहे उत्तल पे हो चाहे अवतल पर। देखिए किस तरीके से रिफ्लेक्ट हो रहा, शायद आप समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। यदि आपको समझने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में, जो कि यूट्यूब पे यदि आप देख रहे होंगे, उसको स्क्रॉल करके यदि नीचे जाएंगे तो आप वहां से जाके कमेंट बॉक्स से आप पूछ सकते हैं। कोई भी दिक्कत आती है उसका समाधान आपको अवश्य किया जाएगा। जब भी आप कमेंट करेंगे आपके कमेंट का ध्यान दिया जाएगा। आपकी तैयारी के लिए हम हमेशा तैयार हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। तो यहाँ पर परावर्तन देखिए, परावर्तन के नियमों का पालन करती है। याद रखिए कि उपरोक्त सभी स्थितियों में परावर्तन के नियमों का पालन होता है। आपतन बिंदु पर आपतित किरण इस प्रकार परावर्तित होती हैं कि परावर्तन कोण का मान सदैव आपतन कोण के मान के बराबर होता है। याद रखिए कि उपरोक्त सभी स्थितियों में परावर्तन के नियमों का पालन होता है। आपतन कोण बिंदु पर आपतित किरण परावर्तित किरण की परावर्तन कोण का मान सदैव आपतन कोण के मान के बराबर होता है, ठीक। अगर यदि कोई बोलने में कोई मिस्टेक हो रही है तो ध्यान रखिएगा, बताया सही जा रहा, जवान से कुछ गलत निकल सकता है, ठीक है। तो उसको ध्यान में लीजिएगा, किताब में आप देख के उसको सही कर सकते हैं। गलती होने के लिए क्षमा चाहता हूँ। चलिए देखिएगा, आगे देखिएगा। तो हमने पढ़ा क्या, देखिए ये आरेख हमारे पास है। यदि देखिए आप यहाँ से समझना स्टार्ट कीजिए। यदि किरण मुख्य अक्ष के समांतर, देखिए मुख्य अक्ष क्या होता है वो आपको पहले वाले वीडियो में आ रही है, तो वो फोकस दूरी से होकर गुजर रही है, फोकस से होकर गुजर रही है। यदि फोकस से किरण आ रही है तो मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। यदि वक्रता केंद्र से आ रही है तो वक्रता केंद्र पर ही जा रही है, तो इसलिए वक्रता केंद्र। और देखिए यदि ध्रुव पे आ रही है तो उसी तरीके, जिस तरीके से आ रही है उसी तरीके से रिफ्लेक्ट हो रही है, इसलिए आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो ठीक है, आप देखिए यहाँ पर अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना। चित्र 10.7 ए से एफ के बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए अवतल दर्पण की प्रतिबिंब को बनाने के लिए क्रियाकलाप। अब देखिए क्रियाकलाप आप पढ़ लीजिएगा, इसको परिणाम दिया गया है यहाँ पर। देखिए विभिन्न स्थितियों में आपको दर्पण बनाया, जो कि अभी हमने मोमबत्ती से लेकर बनाया। देखिए अनंत पे बिंब है, ध्यान से देखिएगा। जब ये बिंब अनंत पे है, देख रहे हैं ना, जब ये कोई बिंब अनंत पर है तो इसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बन रहा है। देखिए ये रहा प्रतिबिंब बन रहा है। और जब ये बिंब देखिए देखिए यहाँ पर है तो अनंत और यहाँ पर थोड़ी सी दूर में है, तो देखिए वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बन रहा है, तो ये स्थिति होगी। देख रहे हैं ना आप, आपके पास। और देखिए यहाँ पर प्रतिबिंब हमारा कहाँ बन रहा है, ठीक वक्रता केंद्र। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर आई तो यहाँ पर वक्रता केंद्र पर बन रहा है। आप इमेज को देखेंगे और ठीक उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर आई है, जो वस्तु हमारा यहाँ पर है तो अनंत पर बन रहा है। फोकस दूरी और वक्रता केंद्र, तो अनंत और वक्र, देखिए अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बन रहा है। ये अनंत हो इनफाइनाइट होगा, इनके बीच में बन रहा है। देख रहे हैं ना आप, ये बिंब की स्थिति है और ये प्रतिबिंब की स्थिति है। अब जो बी और ए है, इसको ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, समझ में बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगा। अभी एक बार फिर हम आपको इमेज दिखा देते हैं और इमेज देख के आप समझने का प्रयास जरूर करिएगा, ठीक है ना।
चलिए ये देखिए आपकी स्थिति, सब स्थिति होगी और सब डायग्राम आपको बनाना है। आप सब डायग्राम बनाएंगे क्योंकि यहीं से आपका क्वेश्चन पूछने वाला है। देखिए यहाँ पर जब ध्रुव के बीच, ध्रुव और फोकस के बीच में होगा तो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा। कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा। देखिए जब यहाँ पर है फोकस पे है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पे बनेगा, ध्यान रहे। तो इसी चीज़ को एक बार हम क्या करते हैं, फिर से इमेज के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं इमेज के माध्यम से और उसको समझने का। देखिए जो चीज़ यहाँ पर डायग्राम में दिया है वही चीज़ यहाँ देखिए इमेज में दिया है। आप देखिए, ये देखिए ऑब्जेक्ट है, ये हमारा वस्तु है। देखिए अभी जैसे जैसे ये बढ़ेगा देखते रहिए ध्यान से। अनंत पे है, अनंत से देखिए वक्रता केंद्र पर जा रहा है, ये प्रतिबिंब बन रहा है। ये देखिए ध्यान से देखने का प्रयास करिएगा। ये रहा आपका प्रतिबिंब, ये रहा, देखिए ये जा रहा प्रतिबिंब, ये रहा वस्तु। देखिए देख रहे हैं, देखते रहिए किस तरीके से बन रहा है। इस डायग्राम को देखते रहिए, जैसे जैसे वस्तु जहाँ जहाँ जा रहा आप इसको देखिए, ये प्रतिबिंब जा रहा है, देख रहे हैं ना, ये प्रतिबिंब है, ये वस्तु है, देख रहे हैं ना। वक्रता केंद्र पर देखिए, फोकस पे भी जाएगा, देखिए फोकस में, वक्रता केंद्र फोकस, देखिए अनंत और फोकस के बीच में जा रहा है। देखिए ये अनंत है, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट देखिए उसी तरीके से। तो इस इमेज को आप देख के शायद समझ गए होंगे किस तरीके से ये बन रहा है, ठीक है ना। तो ये रहा अवतल दर्पण के लिए, ठीक है ना। आगे देखते हैं अवतल दर्पण के लिए, ये रहा अभी अवतल दर्पण के लिए। तो अवतल दर्पण के उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं ये आपके सामने है, इसको आप नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है देख लीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए। अवतल दर्पण का उपयोग समांतर टार्च, सर्चलाइट तथा वाहनों के अग्रदीपों के प्रकाश के शक्तिशाली समांतर किरणपुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इन्हें प्रायः चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। सेविंग, ठीक है ना, दर्पणों के रूप में उपयोग करते हैं। दंत विशेषज्ञ अवतल दर्पण का उपयोग मरीजों के लिए ये पूछता है, निम्नलिखित में से कहाँ अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, या अवतल दर्पण के उपयोग लिखिए, ठीक है ना। ये आपको डायरेक्ट सवाल पूछता है एग्जाम में, ठीक है ना। तो आप यहाँ से अवतल दर्पण का उपयोग लिख सकते हैं, कहाँ कहाँ किया जाता है। अब उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ये देखिए बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर इसको समझना बहुत ही आसान है। देखिए उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, हमने अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने के बारे में अध्ययन किया। अब हम उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का अध्ययन करेंगे। कोई उत्तल दर्पण लीजिए, इसमें एक उत्तल देखिए, वही जो चम्मच वाला, जिधर उभरा हुआ है उत्तल, जिधर दौड़वा हुआ वो अवतल, ठीक है ना। तो दूसरे हाथ में एक सीधी खड़ी पेंसिल पकड़िए, दर्पण को पेंसिल या प्रतिबिंब देखिए, दर्पण में पेंसिल का प्रतिबिंब देखिए, प्रतिबिंब सीधा है या उल्टा, क्या यह छोटा है या बड़ा। आप चम्मच लीजिए, उसके जो उधर है उसमें पेंसिल को देखने का प्रयास करिए, आपको क्या दिखाई देगा, ठीक है ना। तो पेंसिल को धीरे धीरे दर्पण से दूर ले जाइए, क्या प्रतिबिंब छोटा होता है, हो जाता है या बड़ा हो जाता है। क्रियाकलाप को सावधानीपूर्वक देखिए। आप इस क्रियाकलाप को देख करके हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने क्या देखा, ठीक है ना। और नोट से लिख के आप व्हाट्सएप भी शेयर कर सकते हैं कि आपने किस तरीके से क्रियाकलाप को देखा किया है, ठीक है ना, और क्या आपने उसमें देखा। क्रियाकलाप को सावधानीपूर्वक दोहराइए। बताइए कि जब बिंब को दर्पण से दूर ले जाए तो बिंब फोकस के निकट आता है अथवा उससे और दूर चला जाता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का अध्ययन करने के लिए हम बिंब की दो स्थितियों पर विचार करेंगे। दो स्थिति पर विचार करेंगे। पहली स्थिति बिंब अनंत पर, कहाँ हो, अनंत पर, तथा दूसरी स्थिति में बिंब दर्पण के एक निश्चित दूरी पर है। बिंब की इन दो स्थितियों के लिए उत्तल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब के किरण आरेख को क्रमशः चित्र 10.10.8 तथा 10.8 बी में दर्शाया गया है। परिणामों का संक्षिप्त विवरण सारणी 10.2 में है, 10.2 में है। तो देखिए 10.2 में सारणी में दिया गया है और यहाँ पर देखिए अनंत से आ रहा है तो फोकस पे बन रहा है, और देखिए अनंत से ये देखिए आ रहा और यहाँ पर देखिए जा रहा, तो फोकस पे यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है। देखिए फोकस से थोड़ा सा इधर बन रहा। तो देखिए उत्तल दर्पण के लिए कहाँ बना है, अनंत पर है तो फोकस पर बनेगा। अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच, अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच, देखिए यहाँ पर ये अनंत है, अनंत तथा दर्पण के ध्रुव ये है, इनके बीच में जब है, देखिए यहाँ पर डॉट डॉट का मतलब ये अनंत से आ रहा है, और ये अनंत, ये दर्पण का ध्रुव है और ये अनंत के बीच है, और ये देखिए अनंत से आ रहे हैं किरण। इन दो स्थितियों के बारे में दिया गया है और दोनों स्थितियों को आप इसमें पढ़ना है केवल, और आप दोनों स्थितियों के बारे में यहाँ से आप लिख सकते हैं इसको। अगर अनंत पर है तो फोकस पर दर्पण के पीछे बनेगा,
अत्यधिक छोटा, आभासी तथा सीधा। और अनंत तथा दर्पण के ध्रुव पर है तो फोकस तथा ध्रुव तथा फोकस के पी तथा एफ के बीच बनेगा। देखिए पी तथा एफ के बीच बन रहा है। यहाँ पर देखिए जो प्रतिबिंब ए डॉट बी बन रहा है पी तथा एफ के बीच में बन रहा है। और यहाँ पर देखिए एफ पे बन रहा है जब अनंत से आ रहा है। ये दोनों स्थिति अवतल दर्पण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हमने आज क्या सीखा, अवतल दर्पण के बारे में और उत्तल दर्पण के बारे में, प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो अभी तक आपने समतल दर्पण, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के बारे में अध्ययन किया है। इनमें से कौन सा दर्पण किस बड़े प्रतिबिंब का पूरा प्रतिबिंब बनाएगा, आइए एक क्रियाकलाप द्वारा इसका अन्वेषण करते हैं। आपके सामने क्रियाकलाप है, इस क्रियाकलाप को लीजिए। समतल दर्पण के किसी समदूरस्थ बिंब को, जैसे दूरस्थ पेड़ पर प्रतिबिंब देखिए, ठीक है ना। ये क्रियाकलाप आप खुद से करिएगा, ठीक है ना। और इसमें देखिएगा आप क्या पाते हैं, विभिन्न साइज के समतल दर्पण लेकर प्रयोग में दोहराइए इसी प्रकार से, ठीक है ना। आप इसको खुद से करिएगा, देखिएगा आपको क्या मिलता है, ठीक है ना। तो उत्तल दर्पण का उपयोग यहाँ पर देखिए है, ये आपको देखिए यहाँ पर आप इसको पढ़ सकते हैं क्या बनाया गया है, क्या बनता है। और इनका उपयोग, उत्तल दर्पण का भी उपयोग लिखिए, ये हमेशा पूछता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर लिखिएगा और इसका नोट्स जरूर बनाइएगा। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ उत्तल दर्पण का उपयोग होता है, ठीक है ना। आपके सामने है उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, ठीक। देखिए उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है। उत्तल दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहन के पास, जो वाहन के पीछे दृश्य देखने में लगे किया जाता है। दर्पण के वाहन पास में लगे होते हैं। इनमें ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को देख सकते हैं, जिससे वे सुरक्षित रूप से वाहन चला सकते हैं। उत्तल दर्पण के लिए इसलिए प्राथमिकता देते हैं क्योंकि ये सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाता है। कैसा प्रतिबिंब बनाता है, सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। इसलिए आप देखते हैं जो सीधा प्रतिबिंब बनाता है, जो भी बनाएगा वो सीधा बनाएगा। यद्यपि वह छोटा होता है, इनकी दृश्य क्षेत्र भी बहुत अधिक होती है, बहुत दूर से ही दिखाई देगा। आप कभी बाइक चलाए होंगे तो आपको पता चलेगा, या बाइक पर बैठे होंगे या बस पे कभी बैठे होंगे, काश में देखते हैं दूर से ही वस्तुएं दिखाई हमें देने लगती है, क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रित होता है, बाहर की ओर उभरा हुआ होता है। अतः समतल दर्पण की तुलना में उत्तल दर्पण ड्राइवर को अपने पीछे की बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ बनाते हैं, ठीक है ना। अब आपके सामने देखिए प्रश्न है, और इस प्रश्न को आप खुद करके हमें दिखाइएगा। देखते हैं आप कितना सही करते हैं, कितना गलत करते हैं। और आप ज़रूर करके इसको दिखाइएगा, व्हाट्सएप पे हमारे भेजिएगा। अगर आप इसको भेजेंगे, हमें लगेगा कि आप पढ़ रहे हैं, और नहीं आएगा तो इसके बारे में हम ज़रूर आपको बताएंगे और ज़रूर आपको सिखाएंगे। कुछ भी नहीं है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखनी है। मुख्य फोकस की परिभाषा लिखनी क्या है, एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है, फोकस दूरी क्या होगी, उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। कौन सा प्रतिबिंब है जो वस्तु को सीधा तथा आवर्धित, आपने अभी पढ़ा है, अगर नहीं समझ आ रहा फिर से एक बार लेक्चर को दोहराएं और देखिए कौन सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सकता है। हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पार्श्व दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं, जैसा कि अभी जस्ट हमने पढ़ा क्यों देते हैं। तो ये आपका 1 2 3 4 क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। जरूर इन दोनों कहीं में से कहीं ना कहीं पूछता है, और जो भी एग्जाम में पूछता है वो NCERT से ही पूछता है, ठीक है ना। तो आगे हम पढ़ेंगे गोली दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। आप चिन्ह परिपाटी आगे पढ़ेंगे। यहाँ के लिए आज के लिए वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले पार्ट में अगला होगा, ये जो हेडिंग है ये हेडिंग नोट करिएगा, अगले पार्ट में ये हेडिंग जाएगा, ठीक। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।